आज जो मेरी फ़्लाइट है वो मेरे को भाई भूतकाल में लेके जाएगी। आज तक की सबसे मॉडर्न मशीन देखी है मैंने पानी भरने की भाई। ये होनोलुलु की ना स्काईलाइन तो बिल्कुल ऐसी है, ऐसा फील आता है जैसे कि भाई लॉस एंजलिस वगैरह में कहीं पे शिकागो में वॉक करने लग रहे हो। यूएस वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, पर इस हमले के बाद यूएस वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था अगले दिन ही। ये देखो भाई, शिप का यहाँ पे पार्ट दिख रहा है एक, और 900 लोग यहीं पे दफन है आज भी। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। सुबह के बज रहे हैं भाई 5:20। आज जो मेरी फ़्लाइट है वो मेरे को भाई भूतकाल में लेके जाएगी। कैसे? यहाँ पे हो रहे हैं 24 तारीख के बज रहे हैं 5:20 सुबह के, 24 जनवरी के। कहाँ पे? गुआम में, यूएसए में। और यहाँ से गुआम से मेरी फ़्लाइट है होनोलुलु की, हवाई की, और फ़्लाइट है लगभग 7 घंटे की। तो मतलब गुआम टाइम के हिसाब से हमको पहुंचना चाहिए लगभग 24 तारीख को दोपहर में 12 बजे। पर हम पता है कब पहुंचेंगे? 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे होनोलुलु टाइम के हिसाब से। 23 तारीख को शाम को 6:30 बजे हमको फ़्लाइट पहुंचाएगी हवाई होनोलुलु। तो ये फ़्लाइट इसलिए पास्ट में जा रही है भाई क्योंकि जो गुआम है वो होनोलुलु से लगभग 19 घंटे आगे चलता है। 19 आवर्स अहेड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना ही है लगभग। तो 19 में से 7 घटा लो, 7 घंटे की फ़्लाइट 12 घंटे, तो हम लगभग 12 घंटे पास्ट में चले जाएंगे। 12 भी नहीं, गुआम में तो उस टाइम मतलब दोपहर के 12 बज रहे होंगे ना, तो 19 घंटे पास्ट में चले जाएंगे। तो टैक्सी का मैंने कैसे करा? अब तो टैक्सी से ही जाना पड़ेगा यार, सुबह की फ़्लाइट है, कौन चल के जाएगा 4 किलोमीटर? आलस में हूँ मैं भी। तो टैक्सी स्ट्रोल जो ऐप है उस पर रिज़र्व भी हो जाती है। कल रात को उन्होंने मेरे $21 काट लिए, और कल रात को ही ड्राइवर मेरे को असाइन कर दिया था, किसी ने एक्सेप्ट कर ली होगी। तो मैंने उसको भी मैसेज करा 5:20 पे कि भाई आ रहा है क्या? तो कह रहा है आ रहा हूँ 15 मिनट में या फिर 10 मिनट में, कुछ ऐसा बोल रहा है उसने, आने लग रहा हूँ मैं। तो ठीक है भाई, यहाँ से चलते एयरपोर्ट और लेते अपनी फ़्लाइट हवाई के लिए। चलो भाई, चेक इन वगैरह अपना सब हो गया। यहाँ पे इमिग्रेशन नहीं हुआ, मतलब वही TSA वाला ही हुआ जो होता है हमेशा यूएसए से निकलते हुए। अब ये देखना होगा कि हवाई में जाते वक्त होता है इमिग्रेशन या फिर नहीं होता। भाई एयरपोर्ट में भी गुच्ची का स्टोर है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं भाई अपने गेट पे। आज तक की सबसे मॉडर्न मशीन देखी है मैंने पानी भरने की भाई। ये फ्री में, ये यूएस के हर एयरपोर्ट पे आपको मिलेगी। ये वाली मशीन नहीं, नॉर्मल पानी वाली मशीन मिलेगी। तो बोतल लेके चलो अपनी और ऐसे खट से भर दो, थोड़ा और आ जाएगा। चलो भाई, प्यूरीफाइंग दिस में टेक सम टाइम। अच्छा चलो सही है, हमारी भर गई। ओके भाई फ़्लाइट में बैठने से पहले यहाँ पे काउंटर बना रखे थे 4, जिसमें यूएस कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन के लोग बैठे थे। अब पता नहीं मेरा इमिग्रेशन यूएस के लिए हो गया या क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ अभी। तो देखते हैं हवाई जाके क्या होता है, उससे पता चल जाएगा कि ये क्या था। आ गया भाई, बैठ गया अपनी फ़्लाइट में। सीट नंबर है 50G, आयल सीट मिली मेरे को। तो ये भाई प्लेन है। आयल सीट का लंबी फ़्लाइटों में काफ़ी फ़ायदा होता है, कितनी देर तक विंडो में देख लोगे भाई आप। फिर साइड वाले को उठाना पड़ता है भाई, उठ जा, शर्मा शर्मी में क्या भी नहीं जाता। तो आयल सीट ले ली मैंने इस बार, क्योंकि लैंडिंग के टाइम पे 7 बजे होंगे, दिखेगा कुछ है नहीं। तो भाई हम आए थे टोक्यो से गुआम, अब गुआम से जा रहे हैं होनोलुलु। तो ऐसे ठक खट, फिर होनोलुलु से थोड़े दिनों बाद, 3-4 दिनों बाद जाएंगे हम मेनलैंड अमेरिका। लो भाई, ये पहुंच गए हम 7 घंटे की फ़्लाइट के बाद हवाई। होनोलुलु पहुंच चुका हूं मैं। हवाई के 3-4 आइलैंड हैं, एक कोना आइलैंड, एक ये होनोलुलु वाला आइलैंड, ओहाऊ कुछ ऐसा ही नाम है इसका। जो पहली एंट्री मेरी ज़िंदगी की यूनाइटेड स्टेट्स में थी वो हवाई से ही करी थी भाई मैंने। जब माइक्रोनेशिया से आया था तो हवाई में एंट्री करी थी। अब यहाँ पे बताता हूँ क्या हुआ। गुआम यूएस का पार्ट है, तो मेरे को लग रहा है जो इमिग्रेशन बोर्डिंग से पहले हुआ था ना, वो इमिग्रेशन उन्होंने वहीं कर दिया, जैसे टोरंटो में हुआ था तो वहीं पे कर दिया। तो यहाँ पे सीधा इमिग्रेशन के काउंटर्स नहीं आए, सीधा कस्टम्स के काउंटर्स आए।
और कस्टम्स में से आप सीधा निकल जाओ। अगर आपको कुछ डिक्लेयर नहीं करना, मतलब उनका मन करेगा तो रोक लेंगे, नहीं मन करा नहीं रोका। पर गुआम में हर बंदे को QR कोड भर के आना था और हर बंदे से पूछा था, अच्छी हो रही थी। तो US में ऐसा नहीं है, मतलब जो मेन लैंड इनकी स्टेट्स हैं उसमें अगर इनका मन करेगा तो आपको रोकेंगे और आपको रुकना है तब रुक सकते हो। अगर इनका मन नहीं करता और आपको भी रुकना तो सीधा बाहर आ जाओ। तो ये मैं आ गया भाई होनोलुलु एयरपोर्ट के बाहर। टाइम हो रहा है शाम के लगभग 6:40 या 6:45। 6:40 लैंडिंग का टाइम था। 5 मिनट लगे होंगे मेरे को प्लेन से यहाँ तक पहुँचने में। अब यहाँ से हमको देखना है जो बस लेनी है हमको अपने हॉस्टल तक की। यहाँ पे हॉस्टल हैं हवाई में, पर इतने नहीं है। होनोलुलु में पता है कितने हॉस्टल हैं? इतना बड़ा शहर है, 4 से 5 हॉस्टल हैं बस। इनके दूसरा आइलैंड है कोना आइलैंड, वहाँ पे भी 3-4 हॉस्टल हैं। तो मैंने बुक कर रखा है, बस चलती है, वो देखनी है बस कहाँ से मिलेगी और फिर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे भी गूगल गलत दिखा रहा था। बस आपको बिल्कुल टर्मिनल पे मिल जाएगी, बस ऊपर वाले फ्लोर पे आना है और ये दूसरे वाला टर्मिनल है, यहाँ से आपको मिल जाएगी। सिटी बसेस का साइन देखना है आपको। 42 नंबर यहाँ से नहीं आती, यहाँ से 20 नंबर जाएगी जो आपको वाइकीकी लेके जाएगी, जो मेन एरिया है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बस के फेयर कितने हैं। यहाँ पे है भाई $3, या तो होलो कार्ड टैप करो और या फिर कैश दो। तो एक राइड के $3 है यहाँ पे। आप कैश दोगे और एग्जैक्ट चेंज देने हैं आपको। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं पे कि एग्जैक्ट चेंज अगर आप दोगे, हाँ ये लिखा हुआ नो चेंज गिवन। अगर आप $10 का नोट दोगे, ये नहीं मत सोचना कि $60 वापस मिलेंगे। और किस्मत की बात है भाई, मेरे पास ना तो होलो कार्ड है और सबसे छोटा नोट मेरा $10 का था, पर $3 मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ $3 मेरे पास खुले भी थे $1 के। तो ये किस्मत मेरी सही हो गई आज कि यहाँ से बस लेके चलेंगे 20 नंबर अपने हॉस्टल। ये आ गई भाई बस, लगभग 40 मिनट में मेरे को हॉस्टल पहुँचा देगी। बाहर दिखाने का कुछ है नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया। ये थी भाई मेरी बस जिसने मेरे को वाइकीकी एरिया में छोड़ दिया। सबसे ज़्यादा फेमस होनोलुलु में जो एरिया है वो वाइकीकी का एरिया है। ये देखो भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। चलते हैं अब आगे। हमारा हॉस्टल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में। कल आ गया था मैं हवाई, अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ। सुबह सुबह मैं आ गया टारगेट पे। ये टारगेट का स्टोर है, यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ भाई, मेरे को ताला चाहिए, ताला ख़रीदना है। ये देखो मेरे आसपास का एरिया वाइकीकी का, क्योंकि भाई मेरे को चोरी का ख़तरा है। पैसे भी पड़े हैं, वो जो जापान टूर से मैं डॉलर्स लेके आया था, कोई चोरी ना कर ले। तो यहाँ से ताला ख़रीदते हैं टारगेट के स्टोर से। यहाँ रेंट नहीं करते हॉस्टल में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। जापान बहुत ही ऑर्गेनाइज था। चलो टारगेट में चलते हैं और ख़रीदते हैं ताला। टारगेट वॉलमार्ट पे ना ये मशीनें भी लगी रहती हैं। इसमें मैंने लॉक लिख दिया, लॉक। भाई ये कितने महंगे महंगे लॉक आ गए, पर अब लेना तो पड़ेगा ही। या तो ये 699 वाला या फिर ये 699 वाला। आइल F36 में है। लोकेशन भी बता देता है इनकी ये कौन कौन से पे है। आइल F36 पे। ये रे भाई F36 पे ताले। ओ भाई ये कितना भारी ताला है यार, इतने भारी का क्या करना है मेरे को? ये तो बैग का वजन ही बढ़ाएगा। 699 का, ये 599 का है। वैसे ये भी सही है कि 4 ताले हैं और इसके बाद चाबी दो ही हैं, पर ये टूट फूट जाएंगे यार। ये 599 वाला सही लग रहा है, ये ले लेते हैं। इसमें चाबी का भी खतरा नहीं है, अपना कोड सा लगा के सही है। अच्छा यार, मैं हॉस्टल का कमरा दिखाना रह गया था क्योंकि कल काफ़ी सारे लोग थे। तो 6 बेड वाला कमरा है, इसके मैं पे कर रहा हूँ भाई $50 दिन के। ये कौन सा कमरा है भाई? प्राइवेट रूम है। अच्छा इसमें 2 हैं बेड। ये तो अभी देखा मैंने कमरा। वहाँ पे लॉकर्स हैं, पर इन लॉकरों में भाई खुद के ही ताले लगाने पड़ते। सब लोग लगा के गए हुए हैं, मतलब यार कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं भी इसमें भाई अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रख के चला ही जाऊँगा, इसलिए मैं ताला ख़रीद ही लाया। $6.27 का पड़ा ये टैक्स के बाद। ये है भाई हॉस्टल बाहर से। यहाँ पे सब लोग बैठ के रात को कल गेम्स वगैरह खेल रहे थे। मैं तो थका हुआ था, मैं सो गया। ये कमरा है अपना। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी है भाई, 10 बजे के बाद कोई शोर नहीं मचाएगा। तो उसको कल काफ़ी फॉलो करा लोगों ने। 10 बजे के बाद बाहर चले गए पार्टी करने। यहाँ कोड डालना है और अंदर घुस जाओ। तो भाई अपने ताले का काम हो गया और लॉक लगा के आ गया। सबसे मेन काम वही था। अपना दूसरा काम करने चलते हैं भाई, वो है बाल कटवाने हैं। मेरे को बड़े बाल होते ही ना अजीब सा लगने लगता है, मतलब एक ना कॉन्फिडेंस सा कम हो जाता है मेरा। बाल कटवा के आता हूँ। पहले एक दुकान देखी है, ओल्ड लेडी की दुकान है। वो उन्होंने लिखा, अपनी वेबसाइट है भाई उनकी अपनी खुद की।
यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी बार्बर वगैरह होंगे उनकी वेबसाइट भी होती है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी तरह राही पे कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है। पर उन्होंने वेबसाइट पे लिखा था सिर्फ संडे को चाहिए अपॉइंटमेंट, वैसे आप कभी भी आ सकते हो। और 1987 से मैं बाल काट रही हूँ। तो चलो $25 था, पर $25 के ऊपर ये मान के चलो मिनिमम $5 आपको टिप देनी पड़ेगी, वो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आपको देनी होती है। मतलब लोग $10 ही दे के जाते हैं टिप बार्बर्स को। बार्बर्स की अलग चीज़ है, वेटर्स से भी ज़्यादा टिप उनको मिलती है। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर की वॉक है, 20 मिनट में नहाया धोया, अभी उन्हें चेंज भी नहीं करी मैंने। बाल कटवा के वापस आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, बस पकड़ के सिटी सेंटर चल के आज आपको दिखाऊंगा मैं होनोलुलु। ये है 20 नंबर बस जो एयरपोर्ट से यहाँ पे लेके आई थी कल रात मेरे को। चलते हैं अभी भाई। ये होनोलुलु का नज़ारा मेरे को गुआम से तो भाई 100 गुना बढ़िया लग रहा है। लाइवली है, लोग पैदल चल रहे हैं। वेदर गुआम से मतलब ये मान लो 4 से 5 डिग्री यहाँ पे ठंडा है, तो ये सही है। और रात को गुआम से हो जाता है लगभग 10 डिग्री ठंडा। कल तो इतना ठंडा हो रखा था 18 डिग्री। इस मैकडॉनल्ड्स पे कल रात को आया था मैं, वो मैंने आपको दिखाया नहीं। आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, नाखून काटेंगे और फिर चलेंगे भाई अपना घूमने। देखो यार, हवाई मेरे को इसलिए अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग्स वगैरह तो हैं ही, ये सब तो थोड़ी गुआम में भी थी, पर ये वॉकिंग का आराम से पाथ बना रखा है। पब्लिक बसेस है, कहीं से भी कहीं पब्लिक बस ले लो आप, और लोग वॉक कर रहे हैं वहाँ पे। भाई मैं अकेला वॉक करता रहता था, कोई करता ही नहीं था वॉक जापानियों के अलावा, वो भी थोड़े बहुत बिल्कुल। ये देखो पूरा नज़ारा वाइकीकी एरिया का। ये आ गई भाई हेयर शॉप, हेयर कट मैन, हेयर कट लेडी, वो ऊपर रही शॉप हेयर। चलो चलते हैं भाई। दुकान तो मैंने ढूंढ ली थी पर आंटी जी यहाँ पे है ही नहीं। चलते हैं दूसरे बार्बर के पास। भाई एक और 1.5 किलोमीटर की वॉक के बाद एक और बार्बर शॉप पे हम पहुंच गए हैं। ये देखो, ये साइन होता है बार्बर शॉप का। ये रही बार्बर स्टाइलिंग। बाल कटवा लिए और यहाँ का जो बिल था वो था $17.80। $17 लिखा था वहाँ पे, प्लस टैक्स होता है उस पर 80 सेंट टैक्स, ये मान लो $18, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनिमम $5 आपको टिप देनी पड़ती है, तो कितने हो गए 23, मतलब देनी पड़ती है। आप कहोगे यार नवांकुर तू तो इसके खिलाफ था, टिप देने के खिलाफ था, तेरे को तो पसंद नहीं है, फिर तू क्यों दे रहा है? भाई खिलाफ तो मैं अब भी हूँ कि मेरे को टिप नहीं देनी, मतलब मेरे को एक कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। और आपसे मेरे से उसने मांगे भी नहीं, $17.80 ही बोला उसने। पर अगर आप नहीं दोगे तो फिर वो आपको ऐसी नज़रों से देखेंगे कि मतलब आपने कुछ गुनाह कर दिया एक तरह से। तो मैंने 25 कटवा लिए, और मतलब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं चलता, कई दुकानों पे ऐसा है यहाँ पे अमेरिका में। तो उसने 25 काट लिए, मैंने कहा मेक इट 25, तो मैंने दिए कितने $7 मैंने टिप दे दी, जो कि लगभग ये मान लो 35% हो जाता है। पर बार्बर्स के केस में थोड़ा यहाँ के जो वेटर्स हैं ना, उनसे थोड़ा अलग सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे बाल काटेंगे भाई $17 के, उस पर कितनी टिप दोगे आप? 10% दोगे तो $1.7 होते हैं। तो मैंने उतना नहीं करा, मैंने कहा भाई 25 काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संटी भाई कह रहे थे मिनिमम $5 से शुरू होती है। अब 5 बन के 23 बन रहा था, 23 में क्या ही बोलता, मैंने कहा 25। मैं इस टिपिंग कल्चर के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, पर आप जिस देश में घूम रहे हो ना, उस देश के रीति रिवाजों को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ता है भाई। अपने रीति रिवाज आप यहाँ पे नहीं घुसेड़ सकते। जापानी लोग आएंगे वो भी टिप देंगे यहाँ पे, जापानी लोग अपने रीति रिवाज यहाँ नहीं घुसेड़ सकते। ये लोग वहाँ जाएंगे तो उनको टिप नहीं देनी चाहिए, वो उनके रीति रिवाजों के खिलाफ़ है। पर ये लोग दे देते हैं, हम भी कई बार कर देते हैं कि यहाँ पे नहीं देते। पर ये काफ़ी छोटा था तो मैंने कहा यार दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो $7 तो भाई मैं टिप दे के आया हूँ अभी। $25 में वो लूलू जो था ना, वो $25 उनका प्राइस था, और यहाँ पे $17 प्राइस था। तो मेरे को तो भाई देने ही थे, बल्कि लूलू से सस्ता ही पड़ गया मेरे को यहाँ पे। तो कटवा ली, अब जाके नहाते हैं और निकलते हैं घूमने होनोलुलु। चलो भाई, बाल वाल कटवा के सेट हो गए बिल्कुल, नाखून वाखून काट ली, बहुत दिन हो गए थे यार, रेस्ट सा नहीं हो पा रहा था।
खैर रेस्ट तो आज नहीं हुआ, 4.5 से 5 किलोमीटर में सिर्फ बाल कटवाने के लिए चला। पहले एक जगह गया, फिर दूसरी जगह गया, फिर वहाँ से चल के आया मैं। धूप भी हो रही है। और यहाँ पे बस का सिस्टम मैंने आपको कल एयरपोर्ट पे बता दिया था कि भाई $3 आपको खुले ही डालने पड़ेंगे। अगर नहीं डाला आपने, मान लो $100 का नोट डाल दिया, तो आपकी $100 की टिकट हो जाएगी बस की। ये है सीधा सिस्टम, यहाँ पे लिखा रहता है, ऐसी बात नहीं कि छुपा रहे हैं ये। तो भाई $1 के नोट ही लाने यहाँ पे बहुत मुश्किल है। भगवान कसम किस्मत की बात थी, कल मेरे पास 3 नोट बचे थे $1 के। तो अभी हॉस्टल वालों के पास गया मैं, वैसे करते नहीं है खुले भाई ये, पर अच्छी लड़की थी, उसने कहा मेरे पास हैं $1 के नोट और कुछ सिक्के भी दिए हैं। $1 सिक्के में दिया और $4 के नोट दिए। तो बस का फेयर वो बोली कि आप सिक्कों में भी दे सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि यार वरना कुछ खरीद दो फिर वो खुले मिलेंगे। इतने की बस राइड नहीं होगी जितने $3 की पानी की बोतल आ जाएगी, जितने की बस राइड नहीं होने की। और यहाँ पे होलो कार्ड जो चलता है, चलो बाहर चलते चलते बात करते हैं। यहाँ पे एक कार्ड है होलो कार्ड, जैसे अपने मेट्रो या बस में जो भी कार्ड चलता है ना, वो अगर आप ABC स्टोर, यहाँ पे जैसे मान लो कन्वीनियंस स्टोर है जिनका नाम है ABC स्टोर, अगर आप उससे खरीदते हो तो वो डे पास लोड करके देंगे उसमें। मतलब आप एक दिन में अनलिमिटेड बस राइड ले सकते हो, जो कि पड़ेगा $60.5 का। तो $60.5 का वो पास पड़ेगा। तो आज मेरे को सिर्फ 2 राइड लेनी थी, मैं ले लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी वो वाला डे पास। पर मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ, थैंक यू, मैंने सोचा एक बार पूछ लूँ लड़की से कि भाई देती हो खुले तो दे देगी। अब $1 का और जुगाड़ करना है, 3 जाने के लगेंगे, 3 आने के लगेंगे। एक जगह और मेरे को कहीं पे कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी और मेरे को $1 खुला मिल जाएगा। ये देखना पड़ेगा, $1 का और जुगाड़ करना है मेरे को। जाने का जुगाड़ हो चुका है, सिटी सेंटर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। और कल मैंने एक जगह के लिए रिजर्वेशन भी करा दी है और उसकी टिकट्स दोपहर में 3 बजे ही खुलती हैं या फिर 3 महीने पहले खुलती हैं, वो मैं कल समझाऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट निकल रहा हूँ, टिकट बुक करी मैंने। और अब चलते हैं हम होनोलुलु के सिटी सेंटर की तरफ। खैर फेमस एरिया ये वाला है वाइकीकी, पर हम जाएंगे अभी डाउनटाउन की तरफ। डाउनटाउन यहाँ से थोड़ा मतलब ये मान लो 20-25 मिनट बाय बस राइड। बस से मैं उतर गया और यहाँ पे गूगल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फेल है भाई, बिल्कुल गलत बताता है कौन सी बस आएगी, कहाँ से आएगी, रूट भी नहीं बताता। मैं यहाँ पे पहुँच गया अपने इंडियन रेस्टोरेंट के पास। मैंने सोचा क्या खाएं, चिपोटले यहाँ पे है नहीं हवाई में, चिक-फिले बिल्कुल अलग डायरेक्शन में था, तो पांडा एक्सप्रेस कल ही खाया था, मैकडोनल्ड भी कल ही खाया था। मैंने कहा इंडियन रेस्टोरेंट खा लेते हैं, तो डाउनटाउन में आ गए। डाउनटाउन में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, थोड़ा वाइकीकी साइड जाओगे ना तो वहाँ पे काफ़ी सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट खाते हैं। आपको डाउनटाउन एरिया दिखाता हूँ अब मैं। यहाँ पे बस ने $3 लिए उतार दिया, पर गूगल पे भरोसा मत करना, अपने अंदाजे से उतरना पड़ा मेरे को कि बस कहाँ मुड़ेगी, क्या करेगी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कौन से बस स्टैंड पे उतरना है। तो सब कुछ अंदाजे पे ही चल रहा था भाई, पर ठीक है, बस राइड कम से कम है। होनोलुलु की ना स्काईलाइन तो बिल्कुल ऐसी है, ऐसा फील आता है जैसे कि भाई लॉस एंजलिस वगैरह में कहीं पे शिकागो में वॉक करने लग रहे हो। स्काईलाइन बड़ी ज़बरदस्त है भाई यहाँ की। ये डाउनटाउन में भी अच्छी है, वाइकीकी साइड भी काफ़ी अच्छी स्काईलाइन लगी मेरे को। और मौसम भी मेरे को काफ़ी सही लग रहा है, शाम को तो भाई मस्त ठंडा हो जाता है। वो आ गया भाई सामने अपना इंडियन रेस्टोरेंट कामना, एक ही है डाउनटाउन में। तो मैंने कहा डाउनटाउन जाना है तो फिर यहीं खा लेते हैं, रेट्स भी मेरे को रीज़नेबल लगे। ये आ गया भाई अपना चिकन टिक्का विद राइस, ये पूरा कॉम्बो $20 का है। खाना खा लिया भाई और थोड़ा पैक भी करा लिया, मतलब सब्जी बची जाती है, एक सब्जी एक बंदे से नहीं खाई जाती। तो चावल थे, चिकन टिक्का मसाले का वो फ्री थे, और फिर एक गार्लिक नान में पैक करा के लाया, तो बिल आया था 25 का। फिर उस पर भाई मशीन लेके आए, वही टिप वाला, सबसे कम टिप लिखी 15% थी भाई। मैंने तो उस पर फटाफट क्लिक करा, मैंने कहा भाई ये लो छुट्टी करो, $4 यहाँ पे टिप हो गई, तो 29 का खाना पड़ गया। तो इंडियन रेस्टोरेंट भाई बहुत महंगे होते हैं लोकल्स वालों से, मैकडी वगैरह बड़े ही सस्ते पड़ते हैं। चलो अब घूमते हैं भाई इनका डाउनटाउन एरिया, फिर चलेंगे अपने हॉस्टल वापस जब यहाँ पे सनसेट हो जाएगा। चलो भाई हम जा रहे हैं अभी अलोहा टावर, ये समुंदर के पास एक टावर सी बना रखी है 10 स्टोरी की, देखने जा रहे हैं बस उसको ऐसे ही। तो क्योंकि हवाई भाई आइलैंड है ना, तो क्या होगा यहाँ पे बीचेस और थोड़े बहुत माउंटेन्स है, थोड़े बहुत नहीं काफ़ी सारे माउंटेन्स है। तो या तो हाइकिंग कर लो या बीच पे चले जाओ, तो वो मेरे को दोनों अभी करने का मन नहीं है।
तो हवाई के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हवाई यूएस की 50th स्टेट है जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जितनी भी हैं, मतलब स्टेट्स जितनी हैं, आखिरी यूनियन को ज्वाइन करने वाली आखिरी स्टेट थी हवाई, जिन्होंने ज्वाइन किया था यूएस को 1959 में। भाई वो देखो प्लेन आने लग रहा है, कितना कूल लग रहा है ना। तो हवाई की हिस्ट्री स्टार्ट होती है पॉलिनेशियन लोगों से। पॉलिनेशियन लोगों ने हवाई को आके बसाया था। जो इंडिजिनियस लोग थे, जो लोकल लोग थे, उन्होंने हवाई को डिस्कवर करा था लगभग आज से 1000 साल पहले। 1000 से 1200 ईयर के बीच में हवाई को उन्होंने डिस्कवर किया और यहाँ पे आके वो लोग बस गए थे। फिर यहाँ पे आए भाई कौन, ब्रिटिशर्स, जेम्स कुक शायद यही नाम था, वो आए, उन्होंने डिस्कवर करा। पहले नॉन इंडिजिनियस बंदे थे वो जो कि हवाई पहुंच पाए थे। फिर उन्होंने डिस्कवर किया, फिर यहाँ पे काफ़ी सारे अमेरिकन्स वगैरह आ गए, यूरोपियंस आ गए, तो वो अपने साथ लेके आए काफ़ी सारी भाई बीमारियाँ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस वगैरह। तो उससे जो इंडिजिनियस यहाँ के लोग थे, जिनकी पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग 3 लाख से 1 मिलियन के बीच में बताई जाती है, वो घट के पता है कितनी रह गई, 40,000। क्योंकि भाई वो लोग मर गए, ऐसी बीमारियाँ उन्होंने कभी देखी नहीं थी, इलाज था नहीं, और उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना था नहीं, वो सब लोग मर गए। फिर भाई जो हवाई का फ्लैग है, मैं साइड में लगाता हूँ, अभी मैंने देखा भी था, उसमें यूनियन जैक भी है। तो हवाई के फ्लैग में यूनियन जैक इसलिए है, आप कह सकते हो यूके का फ्लैग इसलिए है, यूनियन जैक कहते हैं उसको, क्योंकि भाई सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्कवर किया था वो यूके वालों ने करा था। इंडिजिनियस लोगों को तो कोई कुछ समझता नहीं है भाई, जो लोकल लोग थे। तो फिर यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तब यहाँ पे अटैक किया था जापान ने पर्ल हार्बर, जिसकी बात हम कल करेंगे। 1898 में पूरे हवाई को यूएस ने अपने कब्जे में कर लिया था और 1959 में इसको अपनी फुल स्टेटहुड बना दिया था। जैसे गुआम टेरिटरी तो है यूएसए की, पर वो स्टेट नहीं थी यूएसए की। तो 50th स्टेट जो यूएसए की बनी थी वो थी हवाई। ये हम विजिट करने जा रहे थे अलोहा टावर, तो ये आ गया अलोहा टावर मार्केट प्लेस। सब जगह ये पेड़ और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है यार। गुआम से तो मतलब मैं 100 गुना बेटर मौसम हो रखा है। यहाँ पे पूरी मार्केट होगी, खाने पीने की दुकानें वगैरह शाम को फुल हो जाएंगी बिल्कुल। हवाई में प्लेस्ड है यूएस नेवी की सबसे बड़ी जो नेवल फ्लीट है, जिसको कहते हैं पैसिफिक फ्लीट, वो यहाँ पे ही है। फ्लीट का मतलब कई सारे जहाज, इनके बड़े वाले एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सारे के सारे हवाई में हैं। मतलब हवाई से ही वो अटैक लॉन्च कर सकते हैं, उनको जहाँ पे भी करना है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर में सारे मतलब वो भी खड़े होते, फाइटर जेट्स वगैरह। तो 75,000 जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं वो हवाई में पोस्टेड है। 75,000। पूरे हवाई की पॉपुलेशन है 1.4 मिलियन। उसका ये मान लो आप 10% तो मिलिट्री है। तो जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था 1941 में, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री करी थी उन्होंने, तो तब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इनको समझ में आई। क्योंकि जो हवाई है, ये जो मेन यूएस स्टेट है उससे 3200 किलोमीटर दूर पड़ता है, 3200 किलोमीटर दूर पड़ता है हवाई यूएस के मेन लैंड से। और गुआम उससे भी ज़्यादा दूर है। गुआम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट है यूएस के लिए। हवाई इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है, इसको कहते हैं कि मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड चेन ऑन दी अर्थ। मतलब मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड तो कोई और होगा, पर आइलैंड की चेन, बहुत सारे आइलैंड है, जिसमें से 4 या 5 आइलैंड सिर्फ टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। और जो नॉर्दर्न आइलैंड्स है ना, नॉर्थ वेस्टर्न आइलैंड्स, वो सारे प्रिजर्व्ड हैं भाई, वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता। जैसे ये आप साइड मैप पे देख रहे हो, तो टूरिस्ट सिर्फ 4-5 आइलैंड्स में जाते हैं। ये तो जहाज आ गया यार। अलोहा की टावर कहाँ गई। तो भाई हवाई इतना ज़्यादा आइसोलेटेड है, इसकी वजह से यहाँ पे खर्चे भी ज़्यादा हैं, पर उसकी वजह से यहाँ पे लोग अमीर भी हैं। हवाई है पूरे यूएस में 3rd रिचेस्ट स्टेट पर कैपिटा के हिसाब से हवाई है। मे बी इससे ऊपर मेरे को लग रहा है शायद रोड आइलैंड होगी और पता नहीं कौन सी है, पर 3rd रिचेस्ट स्टेट हवाई है पूरे यूएस में पर कैपिटा के हिसाब से। ये आ गई थी भाई अलोहा टावर। ये पहले लाइट हाउस होता था, शिप्स को दिखाने के लिए रास्ता। टाइम होने वाला है, 5 बजने वाले हैं। 5 बजे बंद हो जाती है। पता नहीं ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते। ऊपर जाने का मेरे हिसाब से लग रहा है रास्ता तो होगा, पर टिकट होगी। इस टावर का नाम अलोहा टावर इसलिए है क्योंकि हवाई को कहते हैं द अलोहा स्टेट। इनकी अपनी लैंग्वेज भी है, हवाईयन जिसको कहते हैं, और इंग्लिश तो है ही है क्योंकि इंडिजिनस लोग थे भाई पहले, उनकी लैंग्वेज भी थी अपनी।
तो ये लोग शायद क्रूज़ में आए हैं, उसके लिए वापस जाने के लिए लाइन लगा रखी है इन्होंने। यहाँ से आपको थोड़ी स्काईलाइन भी दिखेगी भाई होनोलुलु की, थोड़ी बहुत दिख रही है यहाँ से तो। ये क्या भाई, पार्क के बीचों बीच तोप रख रखी है इन्होंने, रेवोल्यूशन वॉर। ये पुराना सा गेट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका। पता है यार, बर्फ़ में चाहे कुछ भी देखने का ना हो पर मैं घूमता रह सकता हूँ। अरे बीच ये सब मेरे को इतना पसंद क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं भाई पला बड़ा हूँ दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में भाई बर्फ़ नहीं गिरती, गर्मी तो दाब के होती है वहाँ पे, पूरी गर्मी होती है, सूरज पूरे दिन दिखता रहता है। अब इनकी स्टेट्स में ऐसा है, इनको सूरज दिखता है नहीं, इनके पूरे टाइम बादल ही बादल रहते हैं, बर्फ़ भी गिरती है इनके वहाँ पे। तो इनको देखना होता है भाई कि मैं देखूं बीच कैसे हैं, ये कैसे हैं, सनसेट कैसा होता है, सनराइज़ कैसा होता है। इनसे पूछोगे ना, वाह यार बीच पे सनसेट देखने में कितना मज़ा आया, वाह यार सनराइज़ देखने में कितना मज़ा आया, क्योंकि इनके यहाँ पे सनराइज़ सनसेट होता ही नहीं है। एक तो नॉर्थ में है काफ़ी ज़्यादा यूएस, और सेम है यूरोपियन केस में। तो इन यूरोपियंस और अमेरिकन्स को बहुत मज़ा आता है, मेरे को मैं बताऊँ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, और मेरे को पता था ऐसा ही होएगा, इसलिए अगली डेस्टिनेशन जो अपनी वो है अलास्का। ఎందుకురా నీకు ఏసు బతుకు చి ఎందుకురా నువ్వు బతుకుతావు చి వావ్ మీ చిరునవ్వు మీ నడక वाव नाइस। भाई मैं आ गया चाइना टाउन एरिया के पास आ गया, और किस तरफ चलें समझ नहीं आ रहा। ये स्ट्रीट्स में ही घूम सकते हैं यहाँ पे। ये देखो भाई होनोलुलु पुलिस की गाड़ी, ये वाली ऐसी दिखती है होनोलुलु पुलिस। हर पुलिस डिपार्टमेंट यूएस में अलग रहता है, चाहे स्टेट बदले चाहे सिटी बदल जाए तो सिटी का अलग होगा। ये आ गया चाइना टाउन एरिया। यहाँ पे आपको दुकानें थोड़ी ऐसी दिखेंगी, मतलब जैसी होती हैं छोटी मोटी सी ना, देखो ऐसी पर डाउनटाउन में दुकान खाली पड़ी है। ये देखो भाई जैपनीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। डाइसो जैपनीज स्टोर, मैंने आपको जापान में दिखाया है, सब कुछ 100 येन में मिलता है। अब यहाँ 100 येन का मतलब तो भाई 70 सेंट हो गया, तो इतने में तो नहीं दे रहे होंगे। तो डाइसो जैपनीज स्टोर है। देखो बिल्डिंग्स, होनोलुलु तो पूरा डेवलप्ड है। 39th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है भाई ये अमेरिका की, मतलब 11 स्टेट अमेरिका में और हैं जिनकी पॉपुलेशन इससे भी कम है। मतलब इनकी पॉपुलेशन कुल 1.4 मिलियन है, और 11 स्टेट्स और हैं जिनकी 14 लाख से भी कम है। पर डेंसिटी वाइज ये अमेरिका की 13th मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। 37 स्टेट्स में इससे भी कम लोग पर मतलब स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। मैकडोनल्ड से एक यार कॉफ़ी या फिर वो पकड़ते हैं। ओहो ये स्ट्रीट तो काफ़ी सुंदर आई, सुंदरता तो है भाई। देखो ये पूरे पेड़ ही पेड़ इन्होंने मेंटेन कर रखा है, काफ़ी अच्छा, घूमने के लिए काफ़ी अच्छी। पर ऐसे एक्साइटिंग नहीं कर रही मेरे को, बस वो एक्साइटमेंट नहीं आ रही जो -10-20 डिग्री में आती है। तो भाई अभी मैं मैकडी में गया तो मैंने एक नई चीज़ देखी, फ्रोज़न कोको कोला। वो थी 199 की प्लस टैक्स, तो वो मैंने ऑर्डर कर दी। वो पड़ी $2.08 की। तो मैं आपको इस चीज़ से एक चीज़ बताता हूँ, सर्विस किसको कहते हैं, जो अमेरिका में बहुत अच्छी मिलती है भाई। किसी और देश में मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं करा, तो और मिली भी नहीं किसी और देश में इतनी अच्छी सर्विस। तो भाई $2.08, मैंने $10 का नोट दिया। मैंने कहा खुले कराऊँगा क्योंकि बस में देने हैं, तो उसने मेरे को 792 वापस दे दिए। फिर उसकी मैनेजर बोली अरे पागल है तूने इसका बिल काट दिया फ्रोज़न कोक का, ये तू मशीन नहीं देख रहा अभी ख़राब हो रखी है वाली मशीन। तो उनकी मशीन पीछे ही ठीक करने लग रहा था बंदा। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद आया, कहता हूँ मशीन ठीक नहीं हुई भाई, तो आप कुछ और ऑर्डर करना चाहोगे, मतलब कुछ और दे दें हम आपको उसकी जगह। तो मैं चाहता तो कह सकता था मेरे पैसे वापस दे दे, वो पैसे भी दे देता। मैंने कहा भाई नॉर्मल वाली कोक दे दो मेरे को। इसका प्राइस था 149 प्लस टैक्स, मतलब ये मान लो 1.60 की पड़ती है, और मैंने $2.08 पहले दे रखे थे। तो वो लड़की आई, फिंगरप्रिंट अपना लगाया, वो कैश काउंटर उसका बाहर आया और निकाल के $1 का नोट दे दिया मेरे को। ये मेरे को कितने की पड़ी अब, $1.08 की। मतलब ये मान लो 50 सेंट उन्होंने छोड़ दिए
कि भाई कस्टमर परेशान ना हो, और कोई हिसाब विसाब नहीं लगाया कि इतने की ये है, इतने का ये है तो आपको 40 सेंट वापस देंगे या 50 सेंट वापस देंगे, कुछ हिसाब नहीं लगाया, निकाल के $1 का नोट मेरे को पकड़ा दिया। तो इससे ये देखते हैं लोग कि ना भाई कस्टमर अगर परेशान हो रहा है तो हम उसको किस हिसाब से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। ये मैंने भी सीखा है। अब की बार जापान ग्रुप टूर पे जब 2 मेरे जो आए थे मेरे ग्रुप टूर पे, उनको मैं ट्विन रूम नहीं दे पाया, उनको डबल रूम दिया मैंने, क्योंकि अवेलेबल नहीं था उस हॉस्टल में। तो भाई मैंने उनको जितना हो सके मैंने अपनी तरफ से कॉम्पनसेट करने की कोशिश करी थी कि भाई आपका जितना रूम सस्ता है वो पैसे भी दे दिए मैंने। अगले दिन रोप वे पे गए थे, उसका भी एक्स्ट्रा पैसे मैंने उनके दिए, उन दोनों बंदों के। तो इससे क्या होता है यार, आप किसी को अगर कुछ मतलब असुविधा दे रहे हो तो उसको कॉम्पनसेट करना सीखो यार। मैंने ये चीज़ यूएस से सीखी है कि यूनाइटेड वालों ने असुविधा करी तो मेरे को 30,000 माइल दे दिए, इतने $1 के कूपन दे दिए। तो इससे कस्टमर भी खुश रहता है, कस्टमर का ना विश्वास बनता है। और हमारे यहाँ पे क्या करते हैं भाई, 10-20 रुपए के ऊपर कस्टमर को नाराज़ करके भेज देते हैं। ये मैंने सीखा है भाई कि 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जितनी ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से आप कस्टमर को नाराज़ मत करो। आप कस्टमर भाई दोबारा लौट के मैकडोनल्ड्स ही आएगा। मैकडोनल्ड पे इतना विश्वास है कि हाँ भाई ठीक है। रिसिप्ट भी नहीं लिख रही थी मेरी मशीन से, पर उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कस्टमर सर्विस ना यार पता नहीं बहुत अच्छी मिलती है यूएस में। मैं तो संटी भाई से भी अभी मैंने फ़ोन करके ये बताया, कहता है यार मज़ा आता है यूएस में ट्रैवल करने में। अगर आप मैं कह दूँ ना जाके एक कोक मेरे को अच्छी नहीं लगी, पूरे पैसे वापस दे देंगे भाई वो लोग। मैं कह दूँ ना ज़्यादा बर्फ़ मिला दी तुमने, कम बर्फ़ मिला दी, पूरे पैसे वापस दे देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और अपने वाले मैकडी में कह के देख लो आप, उनको लगता है कि उनकी जेब से जा रहा है। भाई मैकडोनल्ड्स एक कंपनी है और तुम सिर्फ एम्प्लॉय हो। तो कस्टमर को खुश करना यार यूएस वालों को बखूबी आता है यार। छोटी सी बात थी है ना, पर इससे पता चलता है उसने मेरी पर्ची भी नहीं मांगी और अगली चीज़ इसका प्राइस भी नहीं बताया मेरे को, सीधा $1 का नोट निकाल के दे दिया कि लो भाई और आप जाओ और आप मज़े करो। तो उससे मैं भी खुश, उनको भी कस्टमर अपना वापस मिल गया और कस्टमर भी खुश, और उनको अपनी नौकरी में इतना कोई परेशानी भी नहीं हुई। तो इस स्ट्रीट पे आ गया था मैं चलते चलते। भाई शांति तो बहुत है यार यहाँ पे। तो भाई अभी तो मैं अपने होटल वापस आ गया। कल सुबह आपको लेके जाऊंगा मैं बीच पे, और यहाँ वाइकीकी बीच जो सबसे फेमस है वहाँ लेके जाऊंगा। देखता हूँ अगर उठा तो सनराइज़ पे, मुश्किल है नहीं उठूँगा मेरे को पता है। तो दोपहर में लेके जाके दिखा दूँगा कैसा बीच है। फिर कल हमको जाना है पर्ल हार्बर, वो आपको अलग वीडियो में समझाऊँगा मैं पूरा। उसकी रिजर्वेशन भी करानी पड़ती है, सब कुछ है, उससे हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे कल जाएंगे। अभी इस दिन को यहीं तक रखते हैं, वीडियो कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे टाइप की सिटी नहीं है ये, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की कि हवाई आओ तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में। जैसे ही धूप चली जाती है ना, मूड सा अच्छा हो जाता है। जैसे ही धूप आएगी इतनी तीखी आएगी, मूड बेकार हो जाएगा। बीच पे जाते जाते एक ही स्ट्रीट और आ गई, ये भी अमीरों की स्ट्रीट लग रही है, महंगे महंगे ब्रांड्स वगैरह। पर यहाँ पे टूरिस्ट देखो कितने सारे हैं। कल से मैं यही कह रहा हूँ कि गुआम से तो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं। और वैसी बात है गुआम इतना फेमस नहीं है टूरिस्ट में, पर हवाई तो नाम है भाई। ये पहुँच गए भाई वाइकीकी बीच पे, कितनी भीड़ है भाई। और ये स्टैचू मैं सबसे पहले दिखाने लाया हूँ आपको, ये है ड्यूक पोआ का स्टैचू। ये था ओलंपिक चैम्पियन हवाई से, और इनको कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेशनल सर्फिंग भी, तो इसलिए यहाँ पे इनका ब्रॉन्ज का स्टैचू बना रखा है। देखो वहाँ पे लिखा है सब कुछ। आ जाओ आपको बीच दिखाते हैं। ये है भाई आपके लिए हवाई का वाइकीकी बीच। वो देखो भाई वहाँ से बीच शुरू होता, कितने ज़्यादा बंदे हैं भाई यहाँ पे हवाई में गुआम के कंपैरिजन में। और ये देखो भाई बिल्डिंग्स पीछे नज़ारे में, और वहाँ तक जाता है भाई बीच। समुंदर में घुसे हुए आधे बंदे तो एक मैं ही हूँ जो भाई यहाँ पे अभी इन जूतों में है। और ये कैटरमैन होते हैं भाई, कैटरमैन टूर कराते हैं। इस पे मतलब आपको बोट पे ले जाएंगे, दारू वारू पिलाते हुए, फुल पार्टी वार्टी कराते हुए 3-4 घंटे पार्टी करा के शाम को वापस लेके आते हैं। इनके भी टूर होते हैं, तो चाहो तो जा सकते हो भाई इस पे। और तो सारे गोरे पड़े हैं धूप में, अपने आप को टैन कर रहे हैं। हमको तो करना नहीं टैन। इतना ही है हवाई में। अगर आपको सर्फिंग करनी है, स्नॉर्कलिंग करनी है, या फिर बीच पे ऐसे पड़े रहना है बस, और
रिलैक्सिंग सा मतलब करना है तो आप हवाई आ सकते हो, और कुछ भी नहीं है पूरे हवाई में। 2-4 ट्रैकिंग भी हैं, पर वो ट्रैकिंग से भी यही नज़ारा दिखेगा बीच का। तो मैंने बहुत बार देख लिया, इसलिए मेरे लिए कॉमन हो गया है। पर हाँ, नए बंदे आएंगे तो उनके लिए तो भाई अलग ही होगा, है ना। ये आ गया था एक फूड कोर्ट, काफ़ी सारे फूड कोर्ट है यहाँ पे। क्या ये फूड शॉपिंग वगैरह। तो अपन लेगा पांडा एक्सप्रेस। इस बार छोटी वाली प्लेट बनवाएंगे। भाई आपको याद होगा पांडा एक्सप्रेस मैंने वहाँ खाया था गुआम में। यहाँ पे डबल एंट्री वाला मिलता है इतने प्राइस में। खैर मिला यहाँ पे भी बहुत सारा है, पर ये सिंगल एंट्री वाला है भाई। एक ही तरह का चिकन मिलेगा, एक ही तरह का नीचे आपको चाउमीन ले लो या राइस ले लो। तो ये गुआम जितना ही प्राइस्ड है और आधा मिला है। मतलब जो यहाँ पे 2 वाला सेट था वो यहाँ पे 1 वाले सेट का प्राइस था, उससे भी ज़्यादा था। भाई ये बस लेके आया हूँ मैं भी यहाँ पे पर्ल हार्बर मेमोरियल साइट पे पहुँच गया हूँ मैं। ये सब कुछ बता रखा है कि भाई क्या क्या है यहाँ पे विजिट करने का। तो भाई वीडियो मैंने सोचा था बीच पे ख़त्म करके पर्ल हार्बर की नई वीडियो बनाऊंगा, पर वैसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस बस में बैठ के आया ना मैं, उसने पर्ल हार्बर तक पहुँचने में वाइकीकी से 1.5 घंटा लगा दिया। तो 1.5 घंटे की वजह से भाई टाइम ही नहीं बचा। 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँचाऊँ, 5 बजे बंद हो जाएगा, तो मैं बहुत कम चीज़ें दिखा पाऊँगा। और 3:15 बजे एक चीज़ की मेरी अपॉइंटमेंट भी है। अब पर्ल हार्बर के पीछे की मैं थोड़ी कहानी बता देता हूँ आपको। पर्ल हार्बर मेमोरियल यहाँ पे क्यों बना हुआ है, क्योंकि जापान ने World War II में 1941 दिसंबर 7 पे पर्ल हार्बर के इस जो यहाँ पे US नेवी के सारे शिप्स खड़े थे, यहाँ पे खड़े थे सारे, तो इस पे अटैक कर दिया था बिना बताए। तो भाई जब World War II चल रही थी ना, तब USA उसका पार्ट नहीं था। USA किसी की तरफ भी नहीं था, ना लंदन की तरफ था, ना ही जर्मनी की तरफ था। पर जापान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे USA ने कि भाई हम इनसे ट्रेड नहीं करेंगे। तो उस सैंक्शंस हटवाने के लिए जापान ने हवाई पे हमला करा, गुआम पे हमला करा, और जो फिलीपींस US के पास था उस टाइम पे, वहाँ पे हमला करा। तब US वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था, पर इस हमले के बाद US वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। अगले दिन ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम भाई लंदन के साथ मतलब UK के साथ शामिल होके इटली, जर्मनी और जापान पे अटैक करेंगे। तो यहाँ पे US की सबसे बड़ी फ्लीट खड़ी होती है, जैसे मैंने बताया था पैसिफिक फ्लीट। यहाँ पे हमला करा था जापान ने 7 दिसंबर 1941 को, बिना बताए हमला करा था। और यहाँ पे लगभग 2,500 लोग मारे गए थे एक दिन में। पर्ल हार्बर नेशनल मेमोरियल। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो, इसमें लंदन का UK का फ्लैग है, ये है हवाई का फ्लैग। भाई US में हर स्टेट का अपना फ्लैग है, तो ये हवाई का फ्लैग है। अंदर चलते हैं। मेमोरियल के अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, तो ये बैग स्टोरेज बना रखा है, यहाँ बैग जमा कराते हैं। मेरे को पता था यहाँ पे बैग लेके आना अलाउड नहीं है, कुछ भी, सिर्फ एक पानी की बोतल, और वो भी पानी की बोतल वैसी हो सकती है जो क्लियर दिखेगी, वाटर है सिर्फ, वही ले जाना अलाउड है। पर अब यहाँ से मैं $3 की बस लेके जाता, 1.5 घंटा जाने में 1.5 घंटा आने में लगता, मेरी फ़्लाइट छूट जाती। तो यहाँ पे $10 लिए हैं। अगर छोटा पर्स है तो उसके $7 हैं, बड़े वाले के $10 है, टैक्स लगा के $10.5। बैग रखने के 800 रुपये दिए मैंने, 800 भी नहीं भाई, अब तो $86-87 का हो चुका। 1000 रुपये दिए हैं भाई, ये मान लो मैंने बैग रखने के। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे विज़िट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसकी कोई टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अंदर 1-2 म्यूज़ियम और हैं, सबमरीन म्यूज़ियम वगैरह, उसकी टिकट आपको लेनी पड़ेगी। पर एविएशन म्यूज़ियम और इसके अंदर जाना फ्री है। और एक USS एरिज़ोना का मेमोरियल, उसके लिए रिजर्वेशन करानी पड़ती है, $1 की रिजर्वेशन होती है, और वो आप या तो 3 महीने पहले करा सकते हो, या फिर आप आने से 1 दिन पहले करा सकते हो। और उसकी बुकिंग खुलती है 1 दिन पहले 3 बजे, दोपहर में 3 बजे। तो वही मैं कल कराने लग रहा था, वो रिजर्वेशन मेरे को मिल गई थी, 3:15 की उसकी रिजर्वेशन है। वो है USS एरिज़ोना का मेमोरियल है। शिप डूब गया था पूरा, मतलब बम गिरे ना ऊपर से, हवाई जहाज़ों ने गिराए, तो शिप पूरा डूब गया था, और उसी के ऊपर मेमोरियल बना दिया। अब उसमें से जाके आप शिप देख सकते हो, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, 10-20 फुट ही गहरा था, या फिर 30-40 फुट होगा, इतना ही होगा। तो उसमें से जाके आप जहाज़ देख सकते हो, तो वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जितने भी सारे सेलर्स थे उस जहाज़ पे, 1100 से ज़्यादा सेलर्स मारे गए थे। तो वो जाके देखने में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग लगेगा। खैर इंटरेस्टिंग नहीं कहना चाहिए इस चीज़ को, पर हाँ मतलब उसी के ऊपर ऐसे मेमोरियल बना दिया उन्होंने। तो वो चल के देखते हैं और कैसा रहता है हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस। तो USS एरिज़ोना ना समुंदर के बीचों बीच डूबा था, तो उसी के ऊपर मेमोरियल बनाया। तो वहाँ से बोट लेनी पड़ेगी हमको। मेरा 3:15 का टाइम है, तो
10 मिनट पहले चेक इन करना पड़ेगा, तो 3 बजे वहाँ पे चलेंगे। 24 मिनट मेरे पास अभी हैं। ये पूरा पार्क बना रखा है भाई इन्होंने, यहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं तब तक 25-30 मिनट। ये गिफ्ट शॉप है, यहाँ से मैग्नेट ले लेंगे हवाई का जाते वक्त। आप कहोगे भाई स्टेट के मैग्नेट क्यों कलेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैं स्पेशल आया हूँ किसी जगह पे, जैसे गुआम स्पेशल गया था, हवाई स्पेशल आया हूँ, तो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं रशिया मगादान गया था स्पेशल, तो वहाँ का कलेक्ट कर लिया था। ये देखो भाई, ये पूरा पार्क बना रखा है इन्होंने। जो जापान ने अटैक किया था यहाँ पे, उसमें 8 जहाज़ यहाँ पे खड़े थे। मतलब खड़े तो काफ़ी सारे थे, 8 मेन वाले जहाज़ थे। हर जहाज़ का नाम एक स्टेट पे इनके है, जैसे कि एरिज़ोना हो गया, नेवाडा हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया, यूएसएस एरिज़ोना, यूएसएस पेंसिल्वेनिया, ऐसे हर अपनी स्टेट पे जहाज़ के नाम रख रखे थे इन्होंने। तो उसमें से भाई 4 जहाज़ डैमेज हुए थे और 4 डूब गए थे। तो आज तक भी भाई मतलब यूएसएस एरिज़ोना तो डूबा ही हुआ है, पर कई सारे जहाज़ ऐसे थे जो उन्होंने जो डूब गए थे उनको बाहर निकाल लिया, क्योंकि पानी इतना गहरा नहीं था, बाहर निकाल लिया, उसको रिपेयर वगैरह कर दिया और फिर उसको चलती हालत में कर दिया था। और जब जापान ने अटैक किया ना यहाँ पे, तो जापान ने इनके जो रिपेयर सेंटर्स थे और जो फ्यूल डिपोज थे उन पे अटैक करना भूल गए, वो सिर्फ जहाज़ों पे अटैक करते रह गए। तो वो अमेरिका के लिए काफ़ी मतलब सही रह गया कि जहाज़ निकाले उन्होंने बाहर और रिपेयर करके फिर वर्ल्ड वॉर में दोबारा भेज दिए। अगर उन्होंने यहाँ पे रिपेयर हट्स पे और फ्यूल डिपोज पे अटैक किया होता ना, तो शायद यूएस उन जहाज़ों को रिपेयर कभी नहीं कर पाता, क्योंकि बड़े बड़े उछड़ जाते हैं। एक जहाज़ था भाई यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया, वो वाला जहाज़ भी बम लगने की वजह से सिंक हो गया था। पर उस जहाज़ को जब बाहर निकाला गया, रिपेयर करा गया और सर्विस के लिए वापस भेजा गया ना, तो रिपेयर में उन्होंने क्या देखा कि जो लोग नीचे जहाज़ के नीचे वाले कंपार्टमेंट फंस गए थे, जहाज़ सिंक हो गया, पर वो वाला कंपार्टमेंट पूरा पानी से नहीं भर पाया था। तो उन लोगों ने अपनी इमरजेंसी ऑक्सीजन और इमरजेंसी फूड यूज़ किया, काफ़ी दिनों तक यूज़ करा। पर जब तक वो जहाज़ को बाहर निकालते ये लोग, क्योंकि अटैक चल रहे थे इन पे, जब तक बाहर निकालते, और जहाज़ इतना मतलब छोटी सी चीज़ नहीं है ना कि भाई समुंदर से बाहर निकालते डूबा हुआ जहाज़, तो जब तक वो बाहर निकालते तब तक उन लोगों की ऑक्सीजन और राशन ख़त्म हो गया था और उन लोगों की डेड बॉडीज़ भी उसी में से निकली थी। लगभग 70 लोग थे, 66 या फिर 70, ये लिखा है विकिपीडिया पे, 70 लोगों के करीब थे जिनकी डेड बॉडी उस कंपार्टमेंट में फंसी हुई मिली थी, जो मतलब बम लगने से नहीं मरे या फिर डूबने से नहीं मरे, उनकी ऑक्सीजन और फूड की सप्लाई ख़त्म हो गई थी, तो वो लोग मर गए थे। तो उस जहाज़ को बाहर निकाला था यूएसएस वेस्ट वर्जीनिया को, रिपेयर करा था पूरा और वापस से बैटलफील्ड में भेज दिया था। पर एरिज़ोना जो शिप था यूएसएस एरिज़ोना, इसमें 1200 लोग विद इन मिनट्स ये शिप सिंक हो गया था, जो भी हम देखने जाएंगे। मैं उसी के लिए आया हूँ। ये मेमोरियल तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे मेमोरियल हैं, हर देश ने युद्ध लड़ा है भाई अपने लेवल पे, पर वो वाला बड़ा ख़ास है कि भाई डूबे हुए शिप के ऊपर बना दिया। तो ये वाला जो एंकर था, ये जो आप एंकर देख रहे हो, ये था यूएसएस एरिज़ोना का। और एंकर वही होता है भाई जिस मतलब शिप को पार्क करने में यूज़ होता है। इसको गिरा देते नीचे तो समुंदर सतह पे जाके गिर जाता है और फिर शिप को इधर उधर नहीं जाने देता। अच्छा खासा पेंट वगैरह कर रखा है ना। 7 दिसंबर 1941 को ये अटैक हुआ था भाई पर्ल हार्बर पे। यहाँ पे है पैसिफिक फ्लीट का सबमरीन म्यूज़ियम। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट है ये पैसिफिक फ्लीट, आज भी यहीं पे पार्क होती है ये, उस टाइम भी यहीं पे पार्क थी, इसलिए जापान ने यहाँ पे हमला करा था कि सबसे ज़्यादा डैमेज देने के लिए यूएस को। यहाँ पे सारा मेमोरियल बना रखा है। 8 बजे बड़े जहाज़ थे और कई सारी टग बोट थी छोटी छोटी, वो वाली भी लॉस्ट एट सी 10 दिसंबर। तो उन सब के मेमोरियल, काफ़ी सारे जहाज़ डूब रखे हैं भाई इनके। और जापान शायद अगर यूएस पे उस टाइम हमला नहीं करता तो ये वॉर जर्मनी और जापान की साइड चली जाती, जो नाज़ी जर्मनी ने करी थी। ये यूएसएस बोफिन सबमरीन है, इसके अंदर जाने के लिए टिकट लगती है, कुछ शायद $35 की टिकट है, वो मैं नहीं ले रहा। सबमरीन के अंदर मैं गया हुआ हूँ तो मेरे को नहीं जाना। ये पूरा बना रखा है भाई, फ्लैग हाफ पास्ट में है। तो यहाँ लिखा है भाई लगभग 4,000 सबमरीनर्स लिखा है। मैंने पहले सबमरीन पढ़ लिया, मैंने कहा 4,000 सबमरीन थी इनके पास। सबमरीनर्स मतलब जो लोग सबमरीन पे काम करते थे, उन्होंने अपनी लाइफ लॉस करी है अमेरिकन सबमरीन फोर्स को सर्व करते हुए। 9 वर्ल्ड वॉर 2 से पहले सबमरीनर्स सबमरीन है ये, सबमरीन मेरे डूब गई थी। 52 अमेरिकन सबमरीन वर्ल्ड वॉर 2 में डूबी और 4 अमेरिकन सबमरीन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी डूबी हैं। तो
तो ये सारे यूएसएस की मतलब यूएस सबमरीन फोर्स की जितनी भी सबमरीन्स आज तक डूबी हैं उनका मेमोरियल है ये। अगर शायद आने वाले कल में कोई डूबती है तो शायद यहाँ पे एक और बना देंगे, पर क्यों ही डूब भाई, किसी देश को लड़ना नहीं चाहिए। मैं तो सही बताऊँ तो नुकसान तो फौजियों का और उनके घर वालों का होता है। तो यहाँ ये देखो 83rd एनिवर्सरी कॉइन भी दे रहे हैं पर्ल हार्बर का, मतलब सुवीनियर शॉप में आ गया मैं। तो ये इसलिए है क्योंकि भाई 83 साल हो चुके हैं अटैक को, तो हमें मैग्नेट भी मिल रहा है, वो 83 ईयर्स वाला मिल रहा है। 84th ईयर में मैग्नेट भी ये चेंज कर देंगे, हर साल नया लेके आ रहे होंगे। कई सारे बना दिए। यूएसएस एरिज़ोना का सबसे फेमस मैंने बताया ना, यूएसएस एरिज़ोना ही देखने आते हैं सब लोग। इतनी बड़ी सोविनियर शॉप बना दी इन्होंने इस चीज़ पे, हर चीज़ यूएसएस एरिज़ोना, मतलब 80% ऑफ द चीज़ वही है यूएसएस एरिज़ोना। चलो भाई ये वाली बोट लेके जाएगी हमको मेमोरियल तक। तो भाई ये बना रखा है मेमोरियल अंदर से, और इसको ग्रेव कहते हैं, मतलब कब्र, क्योंकि 1200 लोग यहीं पे दफन हैं आज भी, निकाला नहीं किसी को। तो यहाँ पे थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ मैं। और ये था भाई जहाज यूएसएस एरिज़ोना, और जो भी मेमोरियल बनाया है वो जहाज के ऐसे बनाया है, ऐसे बनाया है। तो दोनों तरफ आप देख सकते हो जहाज, मतलब कहीं से ज़्यादा दिखता है, कहीं से कम दिखता है। यहाँ मेरे को दिखने लग रहा है जैसे ये देखो, ये जहाज का पार्ट है भाई, वो है यूएसएस मिसौरी बैटलशिप। उस पर भी आप ऊपर जा सकते हो, उसकी टिकट अलग से है, उसके अंदर जा सकते हो आप शिप के। ये देखो वो और जहाज का वो पार्ट रहा है जो डूबा हुआ है अभी। अब सैटेलाइट व्यू देखो भाई कैसा दिखता है, और फोटो देखो ड्रोन से। जो 2-4 चीज़ें पानी से बाहर दिख रही है ना, वो यहाँ पे मार्क कर रखी है, देखो ये रेड कलर से मार्क कर रखी है। देखो जो जो रेड कलर से मार्क कर रखी है वो पानी से बाहर दिखती हैं, या फिर जस्ट अंडर वाटर। तो पूरे का पूरा जहाज, और यहाँ पे स्टर्न ये मार्क कर रखा है लाल कलर के बुए से, देखो वो शिप का एंड पॉइंट है, वो जो मार्क कर रखा है। ये देखो भाई शिप का यहाँ पे पार्ट दिख रहा है एक, और 900 लोग यहीं पे दफन है आज भी। 900 लोग, 1177 जो थे वो टोटल डेथ हुई थी अटैक में, पर 900 शिप के साथ ही डूब गए थे। तो भाई यूएसएस एरिज़ोना का टूर में करके आ गया। टूर मतलब आप शायद चाहे तो जिस बोट पे जा रहे हो ना उसी से वापस भी आ सकते हो। सबसे पहले उतर जाना और फटाफट 5 मिनट में देख के वापस उसी बोट में वापस आ सकते हो आप, क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने का था नहीं।
मेरे को ऐसा लग रहा था कि जितना मेमोरियल बना है वो पूरा ग्लास का होगा, कि ग्लास में सब कुछ दिख रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। एक छोटी सी जगह ओपन कर रखी थी बीच में, बस उसमें से आप देख सकते थे। हालांकि टूरिस्ट साइट नहीं है भाई, मेरे को पता है ये इन लोगों के लिए काफ़ी दर्दनाक घटना थी, यूएस वालों के लिए। तो टूरिस्ट साइट के हिसाब से नहीं बना रखा, तो मेमोरियल के हिसाब से बना रखा है। पर मैं एज ए टूरिस्ट विज़िट करने आया था, तो मेरे को वो था कि ग्लास होगा, पर वो नहीं था। पर हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मेरी किसी ने टिकट रिजर्वेशन चेक तक नहीं करी। बस वो रिजर्वेशन इसलिए कराते हैं कि ज़्यादा लोग ना आ जाएं और लोग रिजर्वेशन करा के आएँ, पर चेक किसी का भी नहीं कर रहे थे। किसी भी टाइम स्लॉट में चले जाओ, किसी में आ जाओ, कुछ भी करो, जब तक बोट नहीं भरी। जब ज़्यादा वो लोग होने लग जाएंगे तब ये शायद चेक करना स्टार्ट करते होंगे। तो एविएशन म्यूज़ियम है यहाँ पे, उसकी टिकट $25 है। ये मैंने आपको सबमरीन दिखाई, इसकी टिकट कुछ $25 है। एक वो USS मिजोरी जो खड़ा था वहाँ पे, उसकी टिकट $25 है। बैग रखने के $10, तो $100 लग जाएंगे अगर आप सब कुछ विज़िट करते हो। और मैं विज़िट कर भी नहीं सकता वो एविएशन म्यूज़ियम, क्योंकि ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, ये क्रॉस करके जाना पड़ता है और इस पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाता। वो एक आइलैंड पे लेके जाते हैं आपको, वहाँ पे एविएशन म्यूज़ियम है। तो मैं विज़िट नहीं कर रहा। अब मैं सीधा एयरपोर्ट चलता हूँ, 3-4 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है। यहाँ बैठ के क्या करूँगा, इससे अच्छा एयरपोर्ट जाके थोड़े अपना काम कर लेता हूँ। ये देखो भाई, हवाई कितना साफ़ सुथरा था। यहाँ पे आते ही कूड़ा, ये तो यार जगह मिल ही जाती हैं, हर देश में मिल जाएंगी। ये मैं आपको जापान में भी दिखा दूंगा अगर दिखाना चाहूँ तो। पर ये बहुत रेयर है, ऐसा नहीं है कि मैं कूड़ा दिखा रहा हूँ इसका मतलब ये है भाई सब जगह ही कूड़ा पड़ा है। आप रोड की तरफ देखोगे तो बिल्कुल साफ़ है। ओ भाई, क्या गाड़ी गई है। तो अभी बस आई थी 42 नंबर, वो कहता मैं टॉप पे नहीं जाऊँगा एयरपोर्ट के, मतलब बिल्कुल गेट पे नहीं छोड़ूंगा। अगर गेट वाली बस चाहिए तो 20 नंबर पकड़ना। 20 नंबर है 20 मिनट बाद, पर मेरे पास बहुत टाइम है, मैं चलना नहीं चाहता था बैग उठा के। मैंने कहा 20 पकड़ लूँगा भाई। ये आ गया था भाई, मैं 20 नंबर बस में बैठ के एयरपोर्ट टर्मिनल 2 यूनाइटेड यहाँ से जाती है। चलते हैं भाई, हवाई के ट्रिप को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलो भाई, हवाई को करते हैं यहाँ पे बाय। हमारी फ़्लाइट हो गई डेनवर के लिए बोर्ड, और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो।